गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BBSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा। आज हमारा टॉपिक है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए क्या होते हैं कि परंपरागत दृष्टि से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता था केवल जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से किया जाता था। लेकिन 1970 के दशक की अगर हम बात करें तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे पहले उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता था। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। मतलब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनकी जो मात्रा हमारे पास होती है वह सीमित मात्रा पाई जाती है। और एक समय ऐसा होता है कि ये जो संसाधन है ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हैं ये सीमित संसाधन होते हैं और इनका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनको हम दोबारा से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनका हम दोबारा से उन संसाधनों का हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये जो ऊर्जा स्रोत होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। कह सकते हैं कि इन संसाधनों का हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। ये जो संसाधन है इसका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय है, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं। 1970 तक जो विद्युत का उत्पादन किया जाता था कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत इसके माध्यम से किया जाता था। लेकिन 1970 के दशक की अगर हम बात करें उसके बाद जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है इन पर अधिक ध्यान नहीं गया कि इनकी हमारे पास जो मात्रा है वह सीमित मात्रा पाई जाती है और किस प्रकार से हमारा जो संसाधन है इसका हम सही उपयोग कर सकते हैं। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की गई जिसके माध्यम से ऊर्जा के नए नए क्षेत्रों की खोज की गई, जिसके माध्यम से जो हमारे सीमित मात्रा में जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का हम सही उपयोग कर सकें और ऐसे उद्योगों में उनका उपयोग कर सके। जैसे कोयला उद्योग है, कोयले का उपयोग किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग ऐसा है जिसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। बिना उसके लौह इस्पात उद्योग की वर्तमान समय में कल्पना नहीं की जा सकती है। तो कुछ ऐसे आधारभूत उद्योग हैं जिनमें हमें कोयले का उपयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो कोयले से अगर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, अन्य कोई कार्य करते हैं तो वो हम किसी अन्य जो ऊर्जा स्रोत है उसके माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि 1970 के दशक के बाद कि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनको हम किस प्रकार से बचाकर और जो नए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनको विकसित करें और उनको वैकल्पिक तौर पर हम उनका उपयोग करें। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, सागरीय लहरें हैं, हाइड्रोजन है, बायोमास है। ये जो सारे साधन होते हैं वो क्या होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इनका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनको हम कह सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सौर ऊर्जा की। फर्स्ट बात हम करेंगे किसकी करेंगे, सौर ऊर्जा की। आप सभी जानते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत उष्णकटिबंध में स्थित है जिसके कारण सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं और सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सूर्य ही मुख्य कारण माना जाता है कि सूर्य ऐसे क्षेत्रों में हम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं या सूर्य ताप की हमें अधिक मात्रा प्राप्त हो सकती है। तो राजस्थान उसके लिए बेस्ट है। पश्चिमी रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है, थारका रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान जो है वो मुख्य रूप से इसके लिए बहुत ही उपयुक्त दशाएं हैं क्योंकि साल के अधिकतर समय में वहाँ पर सूर्य की रोशनी या कह सकते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं जो सौर ऊर्जा में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। सूर्य प्राप्ति, सूर्य ताप की बात करें तो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में कह सकते हैं कि हम संपूर्ण
पहाड़ी क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण क्षेत्र में वर्ष के कुछ महीनों को छोड़कर बाकी जो सूर्य का प्रकाश है वह वर्ष भर प्राप्त होता है, जिसके कारण भारत में सौर ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं वो और भी अधिक बढ़ जाती हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा का जो प्रयोग किया जाता है खाना पकाने में, पानी को गर्म करने में, वाष्प बनाने में, बिजली के उत्पादन में, समुद्री जो जल है उसके खारेपन की मात्रा को कम करने में, समुद्री जो जल है उसके खारेपन की मात्रा को कम करने में, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं उनका निर्माण करने में, किसी भी वस्तु का हम क्या करते हैं संग्रह करते हैं तो उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए, प्रशीतन के लिए, सोलर पंप के लिए, सौर फोटो वोल्टेज सेल के लिए, सौर चूल्हे के लिए आदि में इस सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आसानी से आप इस पे खाना बना सकते हो। देखिए वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि जो सौर ऊर्जा है वो आप प्लेटें देखते होंगे लोगों के घरों पर, छत पर लगी हुई, खेतों में सरकार इस पे सब्सिडी भी देती है ताकि यह जो परियोजना है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिले और हम जो हमारी विद्युत है जो हम सरकार से लेते हैं उसकी हम खपत कम करें और जो नई विद्युत है उसका हम उत्पादन कर सकें और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं अपनी जो विद्युत की आपूर्ति है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। भारत में वर्तमान समय की अगर हम बात करें 500 मेगावाट विद्युत का जो उत्पादन होता है सौर ऊर्जा से किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन, बिजली का उत्पादन किससे किया जाता है? सौर ऊर्जा से किया जाता है। यह जो अवस्था है 65 कह सकते हैं कि यह जो अवस्था है वो विकसित की है जिसके माध्यम से हम सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली है, कहाँ स्थापित की गई है? आंध्र प्रदेश में। विश्व की सबसे बड़ी खाना बनाने के लिए विश्व की जो सबसे बड़ी सौर वाष्प जो प्रणाली है वो आंध्र प्रदेश की तिरुमाला में 2002 में स्थापित की गई थी। भारत में सौर ऊर्जा के विकास तथा अनुसंधान हेतु दिल्ली के निकट गुड़गांव और फरीदाबाद है, उसके मार्ग पर एक पहाड़ी है, गवाल पहाड़ी, हरियाणा में है यह। वहाँ पर एक केंद्र की स्थापना की गई है जो देश में वर्तमान समय में सौर ऊर्जा प्रणाली का जो सौर ऊर्जा का उत्पादन 2 माध्यम से करता है। वहाँ पर 2 माध्यम से क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा प्रणाली का विकास किया जाता है। एक है सौर तापीय, दूसरा है फोटो वोल्टेइक। फोटो वोल्टेइक 2 माध्यमों से क्या किया जाता है? यहाँ जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है। एक है सौर तापीय, दूसरा है सौर फोटो वोल्टेइक। सौर फोटो वोल्टेइक, इन 2 माध्यमों से क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सौर तापीय जो ऊर्जा के तहत, एक सौर तापीय थी, दूसरी थी सौर फोटो वोल्टेइक। जो सौर तापीय ऊर्जा है उसके तहत की अगर हम बात करें, सौर ऊर्जा को सौर संग्राहक एवं रिसीवरों के माध्यम से ताप ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर रिसीवर लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? ताप ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है और उस ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने में, स्थान को गर्म करने में, किसी स्थान को सुखाने के लिए, पानी को लवण से मुक्त करने के लिए, उद्योगों में ताप उपलब्ध कराने के लिए, विद्युत उत्पादन में, वाष्प उत्पन्न करने में तथा रेफ्रिजरेटर को चलाने में उस सौर तापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें रिसीवर लगा देते हैं जिसके कारण उसकी जो ऊर्जा होती है उसको ताप में परिवर्तित कर दिया जाता है। दूसरा था सौर फोटो वोल्टेइक। इसमें क्या किया जाता है? तकनीक द्वारा सौर जो विकिरण होते हैं, सौर विकिरण को विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें जो सौर विकिरण होते हैं उसको विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है और जिसके लिए पहले क्या चलानी पड़ती थी? टरबाइन जैसे चालक के पुर्जों की आवश्यकता पड़ती थी। वर्तमान समय में ऐसे जो टरबाइन है उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? जो तकनीक के द्वारा सौर विकिरण की विद्युत को डायरेक्ट किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? सौर विकिरण को विद्युत में परिवर्तित करने के कारण टरबाइन जैसे चालकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे तैयार विद्युत से गाँव में, अस्पतालों में, सड़कों में, जल पंपिंग में, दूरसंचार आदि में क्या की जाती है? उसकी आपूर्ति की जाती है।
देश की सबसे बड़ी जो सौर वाष्प प्रणाली है उसका विकास राजस्थान के माउंट आबू में किया गया है। देश में विश्व की, भारत में की गई है राजस्थान के माउंट आबू में, और विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली है उसका विकास किया गया है राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में। और राजस्थान के जोधपुर जिले में आपने मथानिया सुना होगा। मथानिया गांव में 104 मेगावाट की एक सौर संयुक्त बिजली सहित 35 मेगावाट की सौर ताप प्रणाली स्थापित की गई है। कह सकते हैं कि हम उस सौर ऊर्जा का उपयोग करके सोलर लगाए गए हैं जिसके माध्यम से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। और देश में विश्व की कह सकते हैं सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली का विकास किया गया है राजस्थान के माउंट आबू में। और राजस्थान में एक जगह का नाम और है जोधपुर में जगह है मथानिया, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, इस सौर प्रणाली के माध्यम से ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। देश में बात करें 2011 की अगर हम बात करें 39.66 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता था 2011 में, जबकि वर्तमान समय की अगर हम बात करें देश में 57 मेगावाट की 75,000 से अधिक सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली जो है वो स्थापित की गई है। देखिए, दो माध्यमों से बिजली उत्पन्न होती थी, एक है सौर तापीय, दूसरा क्या है, सौर फोटोवोल्टिक। तो जो सौर फोटोवोल्टिक है उसका बताया उन्होंने कि 57 मेगावाट की 75,000 से अधिक सौर फोटोवोल्टिक जो प्रणाली है वो तकनीक है वह विकसित की गई है। और कह सकते हैं कि देश सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन सोलर सेल का उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। जिस प्रकार से सिलिकॉन वैली को भी विकसित किया जा रहा है, किसके लिए, इस सोलर ऊर्जा के लिए। और दूसरा इन्होंने बताया कि भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां गुजरात में भुज जिला है, भुज में एक जगह का नाम है कच्छ। तो वहां कच्छ में क्या किया जा रहा है, सौर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। एक सौर तालाब बनाया जा रहा है विश्व का, कह सकते हैं हम भारत में विश्व का प्रथम। किसकी स्थापना की गई है सौर तालाब की, एशिया का प्रथम है जो भारत है। एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सौर तालाब की स्थापना की गई है। गुजरात के जिला लगता है भुज, और जगह हम बोल सकते हैं कच्छ। कच्छ का रण आपने सुना होगा, वहाँ पर एक सौर तालाब की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अगर हम देश की बात करें, फोटोवोल्टिक प्रकाश प्रणाली के अधिकतम विकास हेतु भारत में कुछ क्षेत्रों का क्या किया गया है, चुनाव किया गया है कि किन किन क्षेत्रों में हम सौर फोटोवोल्टिक लगा सकते हैं। उन क्षेत्रों का चुनाव किया गया है, वहाँ पर हम सौर फोटोवोल्टिक लगाएंगे, जिसके कारण सौर फोटोवोल्टिक तकनीक लगाकर हम क्या करेंगे, उस ऊर्जा का उपयोग करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख और दूसरा है कारगिल जिला। जम्मू कश्मीर में दो जगह हैं, कौन सा है, एक है जम्मू कश्मीर का जो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, और दूसरा इसी में एक कारगिल जो जिला है। इन दोनों क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं हैं, जहां सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली के माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। दूसरा राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, हमने बात की थी जोधपुर के मथानिया की राजस्थान में है, तो वहाँ पर भी जो सौर ऊर्जा है उसकी पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है। उत्तराखंड राज्य की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का जो मोहाना क्षेत्र है उसकी बात करें, इन सभी क्षेत्रों में सौर फोटोवोल्टिक प्रकाश प्रणाली के अधिकतम विकास हेतु इन क्षेत्रों को चुना गया है। कुछ बड़े जनजातीय जैसे क्षेत्र होते हैं, छत्तीसगढ़ का बस्तर, मध्य प्रदेश का झाबुआ और झारखंड का छोटा नागपुर पठार। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली तकनीक लगाने के लिए इन क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। वर्तमान समय में कुछ अन्य सौर फोटोवोल्टिक जो विद्युत ग्रह की स्थापना के लिए कुछ अन्य जो क्षेत्र हैं उनका चुनाव किया गया है। जैसे पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप है, पश्चिम बंगाल के किनारे पर ही एक द्वीप बना हुआ है छोटा सा, जिसको सागर द्वीप के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिला है, उसमें कल्याणपुर जगह है। और मरू जिले में, महाराष्ट्र के बात करें, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, यहाँ
और मध्य प्रदेश के देवारन में। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली के द्वारा क्या विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो ये था हमारा सौर ऊर्जा के किन किन माध्यमों से भारत में क्या की जाती है, सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ज्वारीय या शक्ति लहर। ज्वारीय या शक्ति लहर। लहर शक्ति लहर उल्टा लिख दिया। लहरों की जो शक्ति होती है उसके माध्यम से ही क्या किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो बांध बनते हैं, बांध से पानी को अत्यधिक ऊंचाई से गिराया जाता है, उससे भी क्या की जाती है, इस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो सागरीय या ज्वारीय तथा लहर शक्ति, लहरों की जो शक्ति होती है उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करना। देखिए क्या होता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण क्या आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। तो ज्वार भाटे से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र तट वाले क्षेत्र होते हैं, ज्वार भाटा आता है, ज्वार और भाटे के आने से वहाँ पर एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। भारत में कहाँ कहाँ, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, गंगा नदी जहाँ कहाँ सागर में गिरती है, तटीय भाग में गिरती है, जहाँ ज्वारीय लहरों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन की कह सकते हैं कि अधिकतम संभावनाएं पाई जाती हैं। जहाँ ऊर्जा उत्पादन के द्वारा ज्वारीय लहरों के द्वारा ऊर्जा की अत्यधिक संभावनाएं पाई जाती हैं। जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो भी हो सकते हैं, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, गंगा नदी का मुहाना है, या गंगा नदी जहाँ समुद्र में गिरती है। इन क्षेत्रों में क्या है, जो ज्वार की जो ऊंचाई होती है 8 से 10 मीटर तक रहती है। जैसे ही ज्वारीय लहरें उठती हैं खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, और कहाँ, गंगा नदी जहाँ समुद्र में गिरती है, तो इस समय जो ज्वार की जो लहरें होती हैं 8 से 10 मीटर पाई जाती हैं। उन लहरों के द्वारा ही क्या करते हैं हम, ज्वारीय जो ऊर्जा है उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इन्होंने कहा कि भारत के तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन में एक संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से एक विस्तृत परियोजना का संचालन किया गया है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसमें ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन पर बल दिया गया है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी एक ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है, केरल के तट पर, और जगह का नाम है विझिंगम नामक स्थान पर क्या की गई है, इसकी स्थापना की गई है। केरल में एक विझिंगम नाम का स्थान है, वहाँ पर क्या की गई है, इसकी स्थापना की गई है। इसी तरह का एक अन्य संयंत्र लगाया गया है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वहाँ पर भी क्या किया जाता है, इसी प्रकार से ज्वारीय जो ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना पर्याप्त है। भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना क्या है, पर्याप्त है, लेकिन संसाधनों या कह सकते हैं कि आर्थिक साधनों की कमी एक मुख्य कारण है। जितना अधिक विकास होना चाहिए उतना अधिक विकास इन क्षेत्रों का नहीं हो पाता है। सुंदरवन का डेल्टा है, खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, और इन क्षेत्रों में आने वाली जो ज्वारीय लहरें हैं उनके द्वारा प्रतिदिन कम से कम 7,000 से 8,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि अगर इन क्षेत्रों में भी हम ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करें तो हम कह सकते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ज्वारीय लहरों द्वारा प्रतिदिन 7,000 से 8,000 विद्युत उत्पादन की संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की जाती हैं। कह सकते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है वो इस अनुपात में इतने अधिक विकसित नहीं है कि हम बड़े पैमाने पर इन सभी चीज़ों का विकास कर सकें, लेकिन जैसे ही हमारे पास जो संसाधन है उनकी जो मात्रा सीमित है और उन संसाधनों को भविष्य के लिए अगर हमें सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हमें ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी और इन क्षेत्रों का अधिक विकास करना होगा ताकि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं हम उनको बचा सकें, उनको हम सुरक्षित रख सकें, या जो मुख्य आधारभूत उद्योग हैं हम उनमें उन परंपरागत ऊर्जा जो साधन है हम उनका उपयोग कर सकें। तो ये था आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का आपका क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, फिर बताएंगे कि भारत में सौर ऊर्जा की बात हो रही है, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं किस राज्य में है। भारत में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं किस राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। और कारण भी बताएंगे कि भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाएं अधिक हैं, उसका कारण मुझे लिख के आप कमेंट करेंगे, ठीक है। एक ज्वारीय जो शक्ति होती है क्या होती है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।